नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं हिंदी यानी सामान्य हिंदी, कॉमन हिंदी और ये पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यानी आरओ ईआरओ री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाएगा, कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम में जो सीसेट का पेपर होता है उसमें भी हिंदी के टॉपिक हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पेट की परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए भी हिंदी महत्वपूर्ण है, जो कि कॉमन हिंदी है, पीटी स्पेशल है। तो और ये लेक्चर देखें बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस बोर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। इसके पहले इसमें चर्चा करने से पूर्व हम समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ री एग्जाम यानी आरओ एआरओ का जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा यूपीपीएससी, उसके पीटी के सिलेबस को थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कुल मिला के 6 टॉपिक होंगे। यानी पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर जो है इसमें सामान्य हिंदी का होगा। हालांकि अब दोनों को आयोग कंबाइन कर दिया है 3 घंटे के लिए। इसमें 9:30 से लेकर के 12:30 3 घंटे का जो समय है वह जीएस और हिंदी दोनों को कंबाइन कर दिया। पहले इस सेपरेट होता था, यानी पहले जो हिंदी कॉमन हिंदी है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 1 घंटे के लिए होता था। अब दोनों को ऐड कर दिया है। तो इसके यानी देखें इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखें तो जीएस जो है इसमें 140 प्रश्न रहेंगे और जो हिंदी कॉमन हिंदी इसमें 60 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। यानी कहने का से हुआ कि ये 200 मार्क्स का हुआ। और इसके लिए देखें जो कट ऑफ मार्क जो सेफ स्कोर बनता है वो 130 प्लस होगा, यानी 130 प्लस आप लाते हैं तो ये ज़्यादा सेफ बनेगा, क्योंकि आयोग का अभी तक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा। उसने जो है प्रश्नों को डिलीट करने यानी गलत परंपरा जो वो वर्तमान में बनी हुई है, यानी वो अपने प्रश्नों को सुधार नहीं पा रहा है, जिसमें उसके गलत प्रश्न आ रहे हैं या विवादित प्रश्न आ रहे हैं, जिसको डिलीट करके या संशोधित कर रहा है। इससे जो अच्छे स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है, जिनका कम होता है ज़्यादा हो जाता है और जिनका ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए आप सेफ स्कोर 130 मान के चल सकते हैं, जिसमें निर्णायक कॉमन हिंदी साबित हो सकती है। तो इसके 6 टॉपिकों को देखें। पहली टॉपिक इसमें पर्यायवाची है, दूसरी टॉपिक जो है विलोम शब्द है, तीसरी टॉपिक जो है हिंदी की तद्भव स्तंभ है, चौथी टॉपिक देखें तो वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पांचवी टॉपिक देखें तो वह विशेषण और विशेष्य, और छठी टॉपिक इसका जो है वह वाक्य दोष और वर्तनी दोष है। प्रत्येक जो होगा 10-10 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक जो होगा 10-10 प्रश्न का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। यानी इसमें देखें प्रत्येक टॉपिक से जो 10-10 प्रश्न हो गए, यानी कुल प्रश्न कितने हो गए 60 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का, इसका मतलब 60 नंबर का यह हो गया। यानी हिंदी कॉमन हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 नंबर के होंगे। यह नोटेड पॉइंट है। इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो 4 टॉपिकों पर हम महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव स्तंभ शब्द और विशेषण विशेष्य का जो 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आज का लेक्चर देखें तो वाक्य दोष और वर्तनी दोष पर आधारित, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्पेशली देखें तो आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखें कि इसमें जो परिवर्तन किया गया है इस बार जो री एग्जाम है 2023 का आरओ एआरओ के लिए, इसमें परिवर्तन यह हुआ है कि दोनों पेपर को एक सत्र में आयोजित किया जा रहा है, यानी एक ही सत्र में ये पेपर निपट जाएगा। यहाँ पर थोड़ी चर्चा मेंस की भी कर लें तो मेंस में देखें तो ये 2 दिन में निपट जाता है। इसमें देखें जो फर्स्ट पेपर है यानी जीएस, जो आपका मेंस में जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस फर्स्ट होता है, यानी जो इसका पहला पेपर होता है 2 घंटे के लिए, शुरुआत देखें 9:30 11:30 तक। पहले दिन आप जो देंगे 2 घंटे के लिए वो जनरल स्टडीज़ का होगा। इसमें 120 प्रश्न होगा, यानी उसमें पीटी में क्या था 140 था, लेकिन यहाँ 120 प्रश्न। ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव है। यही एक एग्जाम है जिसमें अभी भी मेंस में जो जीएस ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, जो मतलब कई सालों से ये ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया जा रहा है। और इसके बाद देखें जो जीएस सेकेंड यानी पेपर सेकेंड होता है, यानी जो पेपर फर्स्ट हुआ वो जनरल स्टडीज जीएस 120 प्रश्न 2 घंटे के लिए हुआ। इसके बाद जो पेपर सेकंड होता है ये 2 पार्ट में होता है। पेपर सेकंड जो मेंस का होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो सेक्शन ए सब्जेक्टिव हिंदी होती है, यानी हिंदी जो होगी सब्जेक्टिव रिटेन हिंदी रहेगी। दूसरा जो पार्ट होगा वह ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव हिंदी पूछा, दोनों को एक ही साथ पूछा जाता है। ध्यान देना है कि दोनों को यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हिंदी को दोनों एक ही साथ में ऐड करके पूछा जाता है। हालांकि 2 सेक्शन में बटे होते हैं, पेपर भी इनके अलग अलग मिलते हैं। ये 60 प्रश्न का होता है, जैसे पीटी में 60 प्रश्न होता है वैसे ही सेक्शन 2 के अंतर्गत जो हिंदी पूछा जाता है इसमें 60 प्रश्न होते हैं और ये 5 टॉपिकों के आधार पूछा जाता है। जो उपरोक्त टॉपिक हमने बताया वो सभी टॉपिक होते हैं कि उसमें पर्यायवाची शब्द को निकाल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पेपर यानी दूसरे दिन जो होता है वो मात्र एक पेपर होता है, वो थर्ड पेपर है, जिसमें
हिंदी निबंध, यानी हिंदी में निबंध लिखना होता है। तो जब मेंस का एग्जाम की हम डिटेल में चर्चा करेंगे पीटी के बाद, तो इस सारी टॉपिक को हम कवर करेंगे। एंड टोटल मार्क्स देखें तो 400 मार्क्स का होता है, यानी मेंस कितने का होगा, 400 मार्क्स के होते हैं। चूँकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए यह जो है इसी बेसिस पर होते हैं। हालांकि ARO जो होता है इसमें जो वो लेवल मांगता है इसकी एलिजिबिलिटी में, और इसमें टाइपिंग होती है, इसलिए यह टाइपिंग के बाद जो क्वालिफाई होते हैं इस आधार मेरिट बनती है। लेकिन RO जो होता है, समीक्षा अधिकारी होता है, वो इसी 400 में जो मैक्सिमम मार्क लाता है मेरिट के आधार पर, उसका सिलेक्शन विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर किया जाता है। तो चलिए आज के वर्तमान टॉपिक को शुरू करते हैं। ज़्यादा इसमें हमने जानकारी दे दिया। इसके वर्तमान टॉपिक को देखें तो जो पूर्व में हमने देख लिया उसको पुनः एक बार पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देख लेते हैं। तो पर्यायवाची को हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया है, इसलिए आप यहाँ पर आप केवल एक डीपली जो है दृष्टि के रूप में इसको देख लें। इसमें जो है सारे स्वर, जो महत्वपूर्ण स्वर हैं और सारे व्यंजन, उस पर आधारित पर्यायवाची शब्द को बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, इसलिए आप इसको एक बार डीपली देख लें कि पर्यायवाची शब्द पर जो बनाए गए हैं एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची के दृष्टिकोण से। तो इस पर पर्यायवाची बनाया जा चुका है। दूसरी टॉपिक जो है वह विलोम शब्द की है। आगे इसमें विलोम शब्द आएगा, यानी यहाँ से देख सकते हैं विलोम यानी विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है, आप इसको भी एक बार डीपली से देख सकते हैं। हालांकि पूर्व के लेक्चर में मैंने इस पर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ तक ये जो है विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी टॉपिक जो हमने बनाया था तद्भव और तत्सम को बना दिया था। तद्भव और तत्सम जो बनाया था, इसमें हमने तद्भव की परिभाषा और तत्सम की परिभाषा को जो है समझाते हैं, इसको डिटेल में बताने का प्रयास किया। एक अति महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड किया गया है और एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर। इसके बाद अगला जो टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आखिरी टॉपिक होगी, इस पर भी लेक्चर नहीं बनाया गया है। इसके बाद कल के लेक्चर में हमने देखा था विशेषण और विशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कल के लेक्चर में समझाने का प्रयास किया था। विशेषण क्या है, विशेषण की डिफिनेशन क्या है और विशेष की डिफिनेशन क्या है। इसके बाद प्रविशेषण होता है, किसे प्रविशेषण कहते हैं, इसको भी हमने बताने का प्रयास किया था। विशेषण के भेद को हमने देख लिया था और सारे भेद को, संज्ञा और सर्वनाम को सहित बताने का प्रयास किया था। ये सारी जानकारी हम पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से हमने इसमें बताने का प्रयास किया था वो यह था कि इसमें देख सकते हैं यह रचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण को हमने समझने का प्रयास किया था। इसमें विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण था और विधि विशेषण था। इसमें इसको विस्तार समझ लिया है और यहाँ पर भी आप एक नज़र देख सकते हैं और कल के लेक्चर में जाकर के सारी जानकारी देख सकते हैं कि यह कैसे जो है कौन सा यहाँ पर विशेषण है उसका विशेष यानी विशेष है उसका विशेषण कैसे बदलता है, यानी किन शब्दों को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यह विशेष्य और विशेषण उसको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, किस प्रकार से याद कर सकते हैं, सारे को आप देख सकते हैं। यानी ये परीक्षा उपयोगी तथ्य को भी हमने शामिल किया था, यानी सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं। इसमें थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं आज, यानी विशेषण की पहचान और विशेष्य की पहचान हम कैसे करेंगे। विशेषण की पहचान जैसे यहाँ पर देखें तो ये आपका देखा जा सकता है कि यह विशेष्य है और यह विशेषण है, यह विशेष्य विशेषण है, यानी यहाँ पर एक क्रम जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञापन का ज्ञापित है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये ज्ञापन जो है विशेष्य और ज्ञापित जो विशेषण है। तो विशेषण की पहचान के लिए कोई भी विशेषण, जैसे इस सारे विशेषण यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो विशेषण की पहचान के लिए है कि दिए गए शब्द, यानी दिया गया जो शब्द यहाँ दिया गया है, दिए गए शब्द के बाद, यानी इस शब्द दिया इसके बाद, यानी आगे, यानी प्रत्येक रूप में दिए गए शब्द के बाद संज्ञा, संज्ञा का मतलब संज्ञा को हमने देख लिया था कि किसी वस्तु का नाम हो, वस्तु हो इत्यादि, जो नाम है या वस्तु इत्यादि को लगाकर देखना है। यदि लग जाए तो वह शब्द विशेषण होगा, नहीं तो विशेष्य होगा। जैसे चलिए जांच यहाँ कर लेते हैं। तो एक शब्द यहाँ लिखते हैं श्री का, श्रीमान है, श्रीमान, इसमें विशेषण हम जांच करते हैं। इसके बाद कोई शब्द लगा देते हैं, यानी कोई नाम लगा देते हैं। तो जैसा कि अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, श्रीमान, कोई भी नाम ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा यह कि फलाने श्रीमान, श्रीमान यह, श्रीमान वह, जैसे भी जो भी होगा, यानी वह इत्यादि कर देंगे तो सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन संज्ञा का नाम हम प्रयोग करके से श्रीमान कोई भी या श्रीमती फलाने जो भी जोड़ करके हम देखेंगे तो लग जाएगा, यानी लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे तो सारे शब्द संज्ञा लग जाएंगे। कोई भी संज्ञा आप इसमें लगा के देखेंगे सारे लग जाएंगे, तो ये विशेषण है। और नहीं लगेगा तो ये विशेष्य हो जाएगा। और जांच के तौर पे विशेष्य की जांच करना है तो इसमें ध्यान देना है कि विशेष की पहचान के लिए दिए गए शब्द के पहले, इसमें हम बाद लगा रहे थे, इससे पहले लगाएंगे, इससे पहले, यानी इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे कोई, यानी पहले कोई विशेषक शब्द लगा कर देखते हैं। यदि सही से लग जाए तो विशेष्य होगा। जैसे इसमें चेक करते हैं, वन को देखते हैं तो वन के पहले कोई विशेषण लगाते हैं। जैसे सुंदर लगा दें तो सुंदर वन हो जाएगा, विशाल लगा देंगे तो विशाल वन हो जाएगा,
और बड़ा लगा देंगे तो बड़ा बन हो जाएगा। इसके पहले जितना भी हम विशेषण लगा रहे हैं बन का लग जा रहा है। बनैला आप लगाएंगे तो नहीं होगा, इससे पहले कोई भी लगा देंगे, सुंदर बनैला या इत्यादि करेंगे नहीं। इसके बाद लगाएंगे कोई संज्ञा सर्वनाम, यानी ध्यान रखना है कि इसकी जांच के लिए, विशेष्य की जांच के लिए क्या करना है कि विशेषण को इससे पहले लगाना है और विशेषण की जांच के लिए उसके बाद में संज्ञा या सर्वनाम लगाना है। यहीं पर थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो हालांकि इस देखें टॉपिक से संबंधित तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं जानकारी के रूप में। तो हिंदी में हम देखते हैं कि दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जांच के लिए क्या करना होता है, उससे पहले हम विशेषण लगा देते हैं। यानी कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसके जानने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले विशेषण लगा देते हैं। यदि विशेषण पुल्लिंग का लग जाएगा तो वो पुल्लिंग होगा, और यदि स्त्रीलिंग का लगेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे रोटी को देखें, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने जानकारी के रूप में ऐड किया है। जैसे रोटी को देखें तो रोटी से पहले जो लगेगी वो ताज़ी रोटी लगेगी, यानी ताज़ा रोटी नहीं, ताज़ी रोटी लगेगी, तो यहाँ रोटी जो स्त्रीलिंग हो जाएगी। यानी टोपी को भी देखें तो टोपी जो क्या है, टोपी के पहले यदि हम लगाएंगे कोई विशेषण तो यह नई टोपी, नया टोपी नहीं, नई टोपी होगा, तो ये स्त्रीलिंग, टोपी भी स्त्रीलिंग है। पेट में देखें तो क्या है, पेट जो है इससे पहले विशेषण लगाएंगे तो लंबा पेट, लंबी पेट नहीं, लंबा पेट, इसलिए पेट जो है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ विशेषण की बात चल रही थी, इसलिए विशेषण विशेष्य के रूप में हमने जो है वह पहचान सकते हैं। विशेषण विशेष्य के ऊपर हमने चर्चा किया था, विशेषण विशेष के आधार पर हम जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को भी पहचान सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ऐड कर दिया इसको। चलिए अगली महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। तो ये अगली महत्वपूर्ण टॉपिक जो वाक्य दोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। वाक्य दोष को कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले इसका रिकग्नाइजेशन कर लें। तो सबसे पहले वाक्य दोष में क्या हम देखते हैं, सबसे पहले गलत शब्द ढूंढते हैं। यानी वाक्य दोष, कोई वाक्य दे दिया है तो वाक्य दोष को ढूंढने के सबसे पहले क्या करना है, हमें गलत शब्द ढूंढना है कि कौन शब्द गलत है। यदि गलत शब्द नहीं मिला तो इसके बाद दूसरे क्रम पर फिर गलत मात्रा ढूंढते हैं। यानी गलत शब्द, मान लीजिए कोई शब्द गलत नहीं मिला तो शब्द को बाद दूसरे स्थान पर हम फिर गलत मात्रा ढूंढते हैं। यानी मात्रा को देखते हैं कहाँ गलत मात्रा लगा। यदि ये भी सही हो गया, शब्द भी सही हो गया, मात्रा भी सही हो गया, तो तीसरे क्रम पर हम ढूंढते हैं, अंत में गलत क्रम ढूंढते हैं। इसके बाद क्रम को देखते हैं कि कौन सा क्रम पर है। यानी तीन तरह से हम वाक्य दोष को पकड़ सकते हैं। पहले तो शब्द को ढूंढेंगे कौन शब्द गलत है, दूसरा मात्रा को ढूंढेंगे कौन सी मात्रा गलत है। यदि दोनों ये सही पाए जाते हैं तब इसके बाद में हम क्रम को देखेंगे कौन सा क्रम गलत है। इस प्रकार से वाक्य के दोष को हम पकड़ सकते हैं। हिंदी में देखें जो वाक्य की रचना होती है, यानी वाक्य बनता है, हिंदी पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी की वाक्य रचना में देखें तो सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म आता है, बाद में क्रिया होती है। यानी हिंदी का ये स्ट्रक्चर है, पहले कर्ता फिर कर्म, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा। इंग्लिश में इसका डिफरेंस होता है, इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं, वहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखें कर्ता, कर्म और क्रिया जो है हिंदी की वाक्य रचना। सबसे पहले हम कर्ता को देखते हैं यानी सब्जेक्ट को देखते हैं, इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लास्ट में इसमें क्रिया होती है हिंदी वाक्य रचना के हिसाब से। हालांकि हिंदी वाक्य रचना में हमने देखा कि तीन प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखें, यानी सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है, हमें कि सबसे पहले गलत शब्द ढूंढना है, कौन सा शब्द गलत है, फिर इसके बाद गलत मात्रा को ढूंढना है। यदि दोनों नहीं मिलते हैं तो अंत में हम गलत क्रम को देखते हैं। इसमें जो होता है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। यानी यदि इन सबों में देखें, यानी गलत क्रम है, गलत मात्रा का मतलब स्वर संबंधी अशुद्धियों को हम ढूंढ सकते हैं इसमें गलत मात्रा के रूप में, और शब्द गलत ढूंढा जा सकता है कि कौन सा वाक्य दोष इसमें है। यानी स्वर की अशुद्धियाँ, यानी यह जो गलत मात्रा है उसमें स्वर की अशुद्धियाँ और व्यंजन में अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। इससे हम पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का अशुद्धियाँ हैं वाक्य में। चलिए अब इसमें एक्स्ट्रा न जोड़ते हुए इसके जो नोट्स है पहले इस पर समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो सबसे पहले पद क्रम के साथ देखें। पद से तात्पर्य वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में है। यानी पद से तात्पर्य क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में है। वाक्य को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने के कार्य को पदक्रम कहते हैं। पदक्रम के मुख्य नियम निम्न हैं। यानी इसमें पदक्रम को हमने देखना है तो पदक्रम के नियम क्या है, यानी याद रखना है कि वाक्य को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने के कार्य को पदक्रम कहते हैं। पदक्रम के मुख्य नियम क्या है इसको देख लेते हैं। पहला, यानी कुल मिलाकर देखें तो इसमें पदक्रम के 10 नियम हैं। पहला देखें तो अंग्रेजी वाक्य में पहले कर्ता, यानी अंग्रेजी वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया बाद में कर्म रखने का नियम है। परंतु हिंदी वाक्य में पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है बाद में क्रिया आती है। यानी अंग्रेजी में बीच में कर्म होता है लेकिन यहाँ क्रिया जो है, यानी देखें तो ये आपका भी हमने बताया कि अंग्रेजी वाक्य में क्या होता है, पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस जब ये बनता है, पैसिव बनता है तो ये भी बदल जाता है। पैसिव वॉइस में पहले ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है
फिर इसके बाद वर्ब होता है, लास्ट में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वाई का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस होता है। हिंदी में जो है क्रिया लास्ट में आएगी, बीच में कर्म हो जाएगा, ये क्रम बना रहता है। जैसे वो विद्यालय जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं वो विद्यालय जाता है, क्रिया बाद में, विद्यालय इसमें कर्म है, और वह जो इसमें सब्जेक्ट है वह जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। इसमें कर्म क्या कर रहा है? विद्यालय जाने का कर्म कर रहा है। इस प्रकार से हिंदी वाक्य है ये। और इसी का यदि हम अंग्रेजी करेंगे तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ? ही इसमें क्या सब्जेक्ट है, यानी आपका कर्ता हो गया, स्कूल इसमें देखें तो ये आपका कर्म हो गया, और गोज टू यानी गोज टू यहाँ पर जो है ये आपका वर्ब, यानी बीच में वर्ब आ गया। अब इसमें क्या है? हिंदी में जो क्रिया है वह लास्ट में है। तो इस प्रकार से यह पदक्रम ध्यान रखना है। कर्ता, कर्म और क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कर्ता, कर्म और क्रिया से पहले आते हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि कर्ता, कर्म और क्रिया का जो विशेषण होगा वह इससे यानी कर्ता, कर्म, क्रिया से पहले आएगा। तो देखें जैसे महाबली भीम, यानी भीम जो देखें तो यह आपका इसे देख सकते हैं कि यह भीम है यानी कर्ता है, इनका विशेषण क्या है? महाबली है। तो ये भीम से पहले आया इनका विशेषता। यानी दैत्यराज हिडिम्बा, हिडिम्ब जो है दैत्यराज हिडिम्ब, यह दैत्यराज, इसकी विशेषता यह है, इससे पहले आया। को जमीन पर जोर से पटक दिया, तो यहाँ पटकना क्या है? क्रिया है, जोर उससे पहले आया है। तो ये सारे जो विशेषण है वो देखें तो कर्ता, कर्म और क्रिया से पहले आने चाहिए। हिंदी में ये याद रखना है कि इसका एक क्रम है, पद क्रम है। तीसरा देखें, वाक्य में दो कर्म के आने पर गौण कर्म को पहले तथा मुख्य कर्म को बाद में रखते हैं। यानी वाक्य में यदि दो कर्म आ जाते हैं तो जो गौण कर्म यानी छोटा कर्म होगा उसको पहले रखेंगे, और जो मुख्य यानी मेन कर्म होगा उसको बाद में रखेंगे। जैसे मैंने महेश को 2 पुस्तकें दी, यानी इसमें देखिए इसमें मुख्य क्रिया देना है और देना बाद में है। इसके बाद सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग बाद में करते हैं, यानी सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग बाद में करते हैं। ये याद रखना है कि जो सर्वनाम होगा यानी जो संज्ञा और यानी संज्ञा, सर्वनाम को हमने समझ लिया था पूर्व लेक्चर। मुख्यतः शब्द के रूप में सर्वनाम 11 प्रकार के हैं, और जो है प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो सर्वनाम 6 प्रकार के थे। उसमें सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा जो है उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम यानी प्रोनाउन होते हैं। तो सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग बाद में करते हैं, यानी उससे पहले नहीं करेंगे, विशेषण का प्रयोग बाद में करें। जैसे वो अति सुंदर है, वो क्या इसमें सर्वनाम है, इससे पहले हम अति का प्रयोग नहीं करेंगे। अति चतुर है, वो अति चतुर है, तो विशेषण इसमें अति है तो उसके बाद में ये किया गया है। 5वां इसमें देखें, यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में हो तो क्या शब्द वाक्य के पहले आता है। यानी यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं, यस और नो में दिया जाए तो उसमें क्या जो शब्द है वाक्य के पहले आता है। जैसे क्या तुम आज घर जाओगे, क्या तुम आज घर जाओगे, इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए क्या पहले है। यानी इसको बीच में नहीं कर सकते कि तुम आज क्या घर जाओगे, बीच में नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में देना, हाँ और नहीं में दिया जा सकता है। छठा में प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पूर्व किया जाता है। जैसे तुम उसके घर क्यों गए थे, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पूर्व किया जाता है। यानी इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्यों देख सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। निषेधवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पूर्व किया जाता है तो वह संज्ञा से पहले आता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जब विशेषण के रूप में किया जाता है तो वह संज्ञा से पहले आता है। यह किसकी कलम है? किसकी देख सकते हैं, किसकी कलम है? प्रश्नवाचक विशेषण है। स्थानवाचक तथा कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता के ठीक पूर्व या उसके पश्चात प्रयुक्त होता है। जैसे आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अथवा मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अथवा बीच में इसमें लगा दिया, या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता के ठीक पूर्व या उसके पश्चात होता है। कर्ता के ठीक पूर्व आज मैं यहाँ देखें इसके पहले लगा आज, या फिर जो है मैं के बाद इसमें आज लगा है। इसके बाद देखें तो यहाँ राम अवश्य आएगा, अथवा राम यहाँ अवश्य आएगा, यानी कर्ता इसमें राम है, यहाँ पर लगा उससे पहले, और यहाँ पर राम यहाँ अवश्य आएगा। संबोधन और विस्मय आदि बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। ये जो शब्द है संबोधन या विस्मय आदि बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। जैसे मित्र, मेरी गलतियों को क्षमा करना, यानी यहाँ पर देख सकते हैं इसका संबोधन का प्रयोग क्या है, विस्मय बोधक का। हाय, तुमने किसे छुरा मारा, यहाँ पर विस्मय बोधक है, और यहाँ संबोधन का प्रयोग यानी शुरू वाक्य के प्रारंभ में ही किया गया है।
इसके बाद अन्वय को देख लें तो अन्वय का अर्थ है परस्पर संबंध, यानी अन्वय देखें तो ये परस्पर संबंध का इसका मतलब है अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के लिंग, वचन, काल, पुरुष के साथ परस्पर संगति स्थापित करने को अन्वय कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, यानी संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय होता है। अन्वय का मतलब परस्पर संबंध हम देख ले। दूसरा जो है इसमें विशेषण और विशेष का अन्वय। तीसरा कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय, अर्थात कुल 3 भागों में विभक्त कर इसके नियमों को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी इसके 3 भाग हुए, पहले संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, दूसरा विशेषण विशेष का अन्वय और तीसरा कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय है। इसके 3 पार्ट हैं, तो बारी बारी से देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय देखते हैं। संज्ञा के पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार सर्वनाम का पुरुष, वचन और लिंग होता है। जैसे राम की बेटी शीला ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। यानी जिस प्रकार की संज्ञा का पुरुष, वचन और लिंग होगा, उसी अनुसार सर्वनाम का भी जो पुरुष और लिंग वचन होगा। जैसे राम की बेटी ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी, और इसमें देखें तो ये नाम तो स्पष्ट है, राम, और बेटी भी स्पष्ट रूप से शीला ने कहा पिताजी मैं भी। यहाँ मैं देखें तो आपका जो है यह सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो इसका जो वचन है, वचन और लिंग है, वह संज्ञा के पुरुष और वचन के अनुरूप है। दूसरा इसमें देखें तो कई संज्ञाओं के बदले एक ही सर्वनाम के आने पर सर्वनाम के लिंग और वचन संज्ञाओं के लिंग और वचन के अनुरूप होते हैं। जैसे राम, मोहन, गीता और अनीता सर्कस देखने गए, वे 2 घंटे बाद लौटे। यानी इसमें देख सकते हैं कि यहाँ जो संज्ञाओं का और सर्वनाम के लिंग वचन में समानता है। विशेषण और विशेष में अन्वय देखें किस प्रकार से सामंजस्य है। विशेषण और विशेष अन्वय का मतलब हमने देख लिया था, परस्पर संबंध से है। यानी इसमें संबंध विशेषण और विशेष का परस्पर संबंध क्या है? विशेष के लिंग और वचन के अनुरूप ही विशेषण का भी लिंग और वचन होता है, यानी परस्पर संबंध। जैसे छोटा भाई, बड़ी बहन, पीले कपड़े, नीली कलम। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे सुंदर पत्नी, सफ़ेद गाय। विशेष के अनेक विशेषण होने पर भी यही नियम लागू होता है। यदि कर्म के साथ को परसर्ग आए, यदि कर्म के साथ को परसर्ग, यानी कर्म है उसके साथ कौन सा परसर्ग आए, को परसर्ग आए, तो उसका विधेयात्मक विशेषण एक वचन पुल्लिंग में होता है। जैसे शीला ने अपने भाई राम की पुस्तक को क्यों गंदा कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये को परसर्ग आया है, इसलिए इस प्रकार से विधेयात्मक विशेषण एक वचन पुल्लिंग में कर दिया गया है। कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय यानी परस्पर संबंध देखें इसमें, तो इस प्रकार से इसमें जो जानकारी है कुल मिलाकर देखें तो यह 9-10 यानी 10 रूपों में इसकी जो एक कर्ता, कर्म और क्रिया यानी हिंदी का जो वाक्य इस प्रकार से इसमें संबंधित है। कर्ता के साथ ने परसर्ग न आने पर क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। जैसे शीला खाना खाई, यानी कर्ता के साथ ने परसर्ग न आने पर क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। शीला खाना खाए, शीला ने खाना खाई, इसमें ने नहीं है, इसलिए शीला खाना खाई है। यह क्रिया जो है क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है। कर्ता के साथ ने परसर्ग आने पर क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुरूप होती है। जैसे शीला ने खाना खाया, राम ने पुस्तक खरीदी। यदि कर्ता और कर्म दोनों क्रमशः ने तथा को परसर्ग से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने घोड़ों को दौड़ाया, डाकू ने यात्रियों को लूटा। इसके बाद चौथा इसमें देखें, एक ही भाव प्रकट करने वाले एक वचन वाले अनेक कर्मों के पूर्व यदि कर्ता ने परसर्ग के साथ आए, एक ही भाव प्रकट करने वाले एक वचन वाले अनेक कर्मों के पूर्व यदि कर्ता ने यानी इसमें ने परसर्ग के साथ आए तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी। जैसे सीता ने एक कलम, एक पुस्तक और एक बस्ता खरीदा, यानी एक वचन क्या है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग किया गया है ने परसर्ग के साथ। यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं को अथवा या जैसे अव्यय से जोड़ा जाए तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे उस काम को 2 महिलाएं या एक पुरुष एक दिन में पूरा कर सकते हैं, इसमें या जुड़ा है। तो अंतिम इसमें कर्ता के लिंग और वचन, अंतिम कर्ता कौन, इसमें पुरुष है तो पुरुष के हिसाब से कर सकते हैं इसमें। आदर सूचक वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग यानी आदर सूचक शब्द हो जाएगा। आदर सूचक वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के साथ परंतु बहुवचन में होती है। जैसे महारानी जी आ रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। आदर सूचक जैसे महारानी जी, इसमें आदर सूचक है। वाक्य में 2 भिन्न लिंगों के कर्ता होने पर यदि दोनों द्वंद्व समास युक्त हैं तो क्रिया पुल्लिंग होगी, यानी द्वंद्व समास युक्त होगा तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग होगी। इसमें बीच में आपका इस प्रकार से आना चाहिए, द्वंद्व समास होगा यानी दोनों प्रधान रहेंगे। जैसे नर नारी, यानी इसमें द्वंद्व है,
नर नारी मेला देखने गए, यानी दोनों अलग हैं। यदि सेम रहते हैं जब, तो वहाँ आपका अव्ययी समास होता है, यानी सेम, जैसे रातों रात हो गया, रातों रात दोनों सेम रहेगा तो अव्ययी भाव होगा, लेकिन अलग अलग रहेंगे, जैसे नर नारी है तो यहाँ द्वंद्व समास है। तो नर नारी मेला देखने आ रहे हैं, तो यहाँ क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। एक ही लिंग, याद रखना, एक ही लिंग वचन पुरुष के कई कर्ताओं की वाक्य में आने पर क्रिया उसी लिंग अथवा बहुवचन में होगा। जैसे माताएं, बहनें तथा बेटियां जा रही हैं, बालक, युवक तथा वृद्ध आ रहे हैं। दो भिन्न लिंग के परसर्ग रहित एक वचन कर्ता यदि और अव्यय से जुड़े हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग होती है, जैसे राम और सीता बन जा रहे हैं। आखिरी देखें इसके अव्यय में है जो, यानी कर्ता कर्म और क्रिया में जो अव्यय परस्पर संबंध में आखिरी इसमें टॉपिक है। यदि दोनों वचनों और दोनों लिंगों को अनेक कर्ता वाक्य में हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होती है, जैसे 3 युवतियां, 2 बच्चे तथा 4 पुरुष जा रहे हैं। इसके बाद वाक्य की अशुद्धियों पर विचार करें तो यहाँ पर वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ अनेक कारणों से हो सकती हैं। प्रमुख अशुद्धियों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। वर्ण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, वर्ण के प्रयोग से अशुद्धियाँ किस प्रकार से बनती, यानी हमने शुरू में ही देख लिया था कि वाक्य दोष को यदि पकड़ना है या ढूंढना है या जानना है कि वाक्य में क्या दोष है, तो सबसे पहले हम गलत शब्द को ढूंढते हैं, इसके बाद गलत मात्रा को ढूंढते हैं, इसके बाद गलत क्रम को देखते हैं। इसमें जो व्यंजन संबंधी या स्वर संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं, तो वाक्य अशुद्धियों में विचार करने के लिए हम क्या करें, वर्ण के प्रयोग में अशुद्धियों को देख रहे हैं। तो वर्तनी यानी स्पेलिंग की यानी वर्तनी या स्पेलिंग की अशुद्धियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। कुछ उदाहरण को देख सकते हैं, जैसे विधि द्वारा प्रवित्तनी करार को संविदा कहते हैं, यानी इसमें देखें अशुद्धियाँ किसमें है, तो वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि देखें तो विधि द्वारा प्रवर्तनी है, यहाँ प्रवर्तनी लिख दिया है, तो यह देखें तो यह वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, विधि द्वारा है ही, यह प्रवर्तनी रहेगा और बाकी शेष इसमें सही। यानी इसमें क्या है कि यहाँ देख सकते हैं कि वर्तनी यानी जो मात्रा संबंधित दूसरे क्रम पर जिसको हम देख रहे थे, तो वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ इसमें है। पहले तो हम गलत शब्द को ढूंढते हैं, गलत शब्द क्या है, और गलत शब्द नहीं मिला तो मात्रा ढूंढेंगे, मात्रा के बाद हम क्रम को उसको ढूंढेंगे। क्रम ढूंढने का मतलब सबसे पहले हिंदी में कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, लास्ट में क्रिया होनी चाहिए। अंग्रेजी का विपरीत होता है। और दूसरा देखें तो ये अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है। यहाँ देखें तो अपराधी ही है, लेकिन निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होता है, में अंतर करना कठिन है। यानी यहाँ पे देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुँच गया, यानी ईश्वर की कृपा सानंदित पहुँच गया, इसमें देखिए कौन सी त्रुटि है, तो ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया, सानंदित इसमें गलत है, सानंद पहुँच गया। मैं घर कुशल पूर्वक, यानी मैं घर सकुशल पूर्वक पहुँच गया, मैं घर सकुशल पूर्वक, इसमें जो पूर्वक है ये इसमें एक्स्ट्रा या इसमें गलत शब्द है, यानी मैं घर सकुशल पहुंच गया, पूर्वक इसमें गलत है। रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है, रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है, यानी रविवार को साप्ताहिक, यानी इसमें देखिए क्या गलत लिखा है। इसके बाद देखें पांचवा देखें तो इसमें यह रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है, इसमें यह शुद्ध दिया गया है। इसका छठवां कोमलांगी सीता जी राम के साथ वन में गई, इसका देखें तो यह शुद्ध रूप है। इसके बाद सातवां देखें तो माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय नहीं होगा बल्कि माननीय यहाँ पर होगा, तो इसमें वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखें उसे वैद्यता का जीवन जीना पड़ा, तो यहाँ देख सकते हैं यह इसकी जगह यह रहेगा, वैद्य का जीवन जीना पड़ा उसे, उसने बुद्धिमानता का काम किया, बुद्धिमानता नहीं बुद्धिमानी काम किया। मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, तो यह पैतृक नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति नहीं मिली, यह इसमें शुद्धि होगी। लिंग के प्रयोग संबंधी शुद्धियों को देखें तो लिंग के निर्णय में भूल या लिंग निर्णय में भूल होने अथवा अन्वय की त्रुटियों के कारण यह शुद्धियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तो इसमें पहला देखें तो यह है कि हमारी प्रदेश की सरकार जनता की सहायतार्थ बैंक खोल रही है, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें लिंग संबंधी शुद्धियाँ क्या है, तो इसमें यह हमारी जो लिखा है यह हमारे होगा, यानी हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है। इसके बाद इसमें दूसरा देखें तो यह है परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए, दूसरा इसमें परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। और इसमें क्या गलती है, परीक्षा की का नहीं रहेगा बल्कि की रहेगी, कि परीक्षा की सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, यानी उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, तो उसकी नहीं बल्कि उसकी रहेगी, उसकी आँख से आंसू निकल पड़ा। दही खट्टी है, ये खट्टी नहीं बल्कि खट्टा रहेगा, लेकिन दही देखें तो पुल्लिंग होता है, तो दही खट्टा है।
यह शुद्ध है। यानी दही जो होता है, यानी खट्टी खट्टी होने का मतलब स्त्रीलिंग नहीं होता, दही जो है पुल्लिंग यानी खट्टा होता है। ये कई बार एग्जाम पूछा है। वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं नहीं बल्कि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। राम ने पुस्तक खरीदा, खरीदा नहीं बल्कि खरीदी होगा। मोती सीपी में पलती है, सीपी नहीं बल्कि सीप में पलती है। राम और सीता बन गए, यहाँ यानी ब लिखा है, बने बन गए। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसे देखकर यानी देखकर नहीं, यानी उसे देखकर मेरी नहीं मेरे होश उड़ गए। तो यहाँ स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग के रूप में होगा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। तो इस प्रकार से संबंधित अशुद्धियों को हम देख सकते हैं। यानी दूसरे नंबर इसमें जो तीसरा टॉपिक इसमें बनता है, वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ देखें तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इन वचन का डेफिनेशन हमने देख लिया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ तो उसके शुद्ध प्रयोग के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं इसमें। यानी यहाँ अशुद्ध वाक्य है और यह शुद्ध वाक्य है। इसके अंतर्गत देखें जो अशुद्ध शब्द है, राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे, यानी इसमें अशुद्ध है। हम देखें